हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड जीएस जीके के लिए ये जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेडिकल ऑफिसर 2018 में पूछे गए प्रश्नों का जो है व्याख्या सहित डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक जरूर छोड़ा करिए। साथ ही हमारे इसी चैनल पे एलटी ग्रेड के लिए, एनवीएस केवीएस के लिए बायोलॉजी के भी क्लासेस, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रॉपर आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका पीडीएफ भी बिना किसी चार्ज के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया? यानी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आर.सी. मजूमदार, एस.जी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू? यह जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। 12 अप्रैल 1919 को टैगोर जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, इसमें राजकुमार शुक्ला की महात्मा गांधी जी से मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ला जी ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा पहला जन सत्याग्रह था। उसके बाद 1918 में मील मजदूर सत्याग्रह। 1919 में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा हुआ था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब अगर आप एक्टिवली कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, वो एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, या अधिक मदपान की वजह से, या युद्ध में घायल होने की वजह से? अब देखिए, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में तो पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं, लेकिन मुराद उराद को मतलब हम लोग सोचते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यूपीपीएससी के द्वारा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक मदपान की वजह से, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा मदिरा पी लिया था, बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था, बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु 12 मई 1599 को लाहौर के किले में हुई। शहजादा मुराद बादशाह अकबर की पत्नी सलीमा बेगम, जिसे आप सभी जानते होंगे, इन्हीं से 1557 में उत्पन्न द्वितीय संतान थी। वह काबुल तथा दक्षिण में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन था तथा दक्षिण में अहमदनगर सल्तनत के बरार प्रांत को प्राप्त करने में सफल रहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अकबर का पुत्र था शहजादा मुराद, इसकी मृत्यु जो है मदिरा पीने की वजह से हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर अर्धमागधी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग कहते हैं कि मैम आंसर साथ ही साथ मत दिखाया करिए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा है, जब मैं पीडीएफ बना रही थी ये क्वेश्चन जैसे बड़ा है, तो इसको मैंने पूरा जो है स्क्रीन पे कर दिया, इसका आंसर छिप गया। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए आप कितना नियरेस्ट दिए हुए हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसके आंसर ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जाते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और ये इसी फॉर्म में आपको मिल पाएगा। ठीक, तो जो भारतवर्ष में महायान संप्रदाय में साहित्य की भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतवर्ष में दो संप्रदाय आप लोगों ने बुद्ध के समय में सुना होगा, एक महायान, एक हीनयान। ये दोनों संप्रदाय महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बने थे। इसमें जो है महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, दुख तो है लेकिन बहुत से सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही ना करें लेकिन प्रार्थना में शक्ति है और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होता है, ऐसा जो है महायान शाखा जो है वो माना करती थी। जबकि हीनयान शाखा जो थी इसका बिल्कुल मतलब अपोजिट मानती थी। वो बुद्ध मतलब जो महायान थी वो बुद्ध को ही ईश्वर के समान मानती थी। ठीक है, लेकिन जो हीनयान थी वो ईश्वर में भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति में मतलब पूजा पाठ में विश्वास करते थे, बलि वगैरह में विश्वास करते थे, इसका बिल्कुल अपोजिट ही हुआ करते थे। और जो इस संप्रदाय की भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है,
पूर्वी बौद्ध शाखा की महायान तथा पश्चिमी बौद्ध शाखा की हीनयान के नाम से जाना जाता था। महायान के अगर पूछा जाए प्रमुख मतलब कौन थे, किन्होंने महायान को जो है प्रतिपादित किया था, तो अश्वघोष, नागा अर्जुन और असंग जैसे जो महात्मा बुद्ध के शरणार्थी थे, जो महात्मा बुद्ध के अनुसरणार्थी थे, इन्होंने जो है महायान शाखा को जो है प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार किससे संबंधित है, मतलब कि यह विचार किसने दिया था, यह कथन किसने कहा था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दत्ता या एम.जी. रानाडे। अंग्रेज जो है ये भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह बात किसने कही, तो ये बात दादा भाई नौरोजी ने कहा, जिसे भारत में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक भारत में दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त अंग्रेज के राजनीतिक आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा कि अंग्रेज भारतीयों का रस चूस रहे हैं। बाद में इन्होंने आर्थिक निकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जिसे आप किस थ्योरी के नाम से जानते हैं। आर्थिक निकास जो थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, इसे और किस नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है, अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर.सी. दत्ता ने भी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखकर अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना की थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। कौन कौन से सन में की थी, और जो इनका आर्थिक निकास का सिद्धांत था, इसे और किस नाम से जाना जाता है, दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अगला क्वेश्चन, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती, यमुना, घाघरा या इनमें से कोई नहीं। अयोध्या जो भगवान श्री राम प्रभु की जन्म स्थली है, जिसपे अभी बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा, बाबरी मस्जिद की वजह से और राम मंदिर के निर्माण की वजह से, आप लोगों ने देखा होगा। तो अयोध्या से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। हम सभी जानते हैं अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, लेकिन सरयू को ही पहले घाघरा के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के दाहिने तट यानी कि घाघरा के तट पर स्थित है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अपने उद्गम स्थल से लगभग 1080 किलोमीटर बहते हुए छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसे काली व शारदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काली नदी या शारदा नदी किसका नाम है, तो इसी घाघरा नदी या सरयू नदी का नाम है। और ये बिहार में बिहार में एक जगह है छपरा, जहाँ पर ये अयोध्या से होते हुए बिहार में जाती है, और वहीं पे ये जो है गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि ये गंगा की सहायक नदी है। इसी को घाघरा, सरयू, काली या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2013 में भारत कौन सा राज्य चीनी का सर्वाधिक उत्पादक था, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो 2013 की बात करें, सही जवाब ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 2013 में जो है चीनी का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य था वो महाराष्ट्र था। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु दूसरे व तीसरे चौथे स्थान पे थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चीनी और गन्ना का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश, हमारा जो यूपी है, ये चीनी, गन्ना और आलू में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक देश कौन सा है, तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक उपभोक्ता कौन है, जो सबसे ज़्यादा यूज करता है, तो वो चीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जनजातियाँ दी हुई है और उनका निवास स्थल दिया है। पहला दिया सौद उड़ीसा, कौंध उड़ीसा, बिल्कुल सही बात है। कौंध जनजाति जो है ये उड़ीसा में निवास करती है। टोडा असम, यही आपका गलत हो जाएगा। गोंड आंध्र प्रदेश और मुंडा जो है ये झारखंड में रहने वाली जनजातियाँ हैं, जबकि टोडा जनजाति की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में निवास करती है, ना कि असम में। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अत्यधिक होती है, यानी कि सबसे लंबी रात दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 23 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून जिसे योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई यानी रात जो होता है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, जिससे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ष 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगर पूछा जाए दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका तो सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अत्यधिक कब होती है, 21 जून को होती है, लेकिन दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा या 180 देशांतर रेखा? सही जवाब ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा किया जाता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, यानी कि जब हम लोग पश्चिम में इधर जाएंगे तो 1 डे प्लस कर देंगे, और जब हम इधर जाएंगे तो 1 डे माइनस कर देंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन के एक सम्मेलन में हुआ। कब हुआ, 1884 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि भारत के वो राज्य कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? 3, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश होना आवश्यक है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 श्रेणी के मामलों में राय लेने के लिए अधिकृत है। सार्वजनिक महत्व के मामले में, पूर्व संविधान संधि, करार, वचनबद्ध लाइसेंस, इस तरह के अन्य मामलों में जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से राय जो है वो ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका PIL पब्लिक क्या है इसका फुल फॉर्म PIL का, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार किया गया? जनहित याचिका जो है ये भारत के 226 मतलब आर्टिकल 226 के तहत जो है वो स्वीकार किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है, ये भारत के उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जाती है। आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, ये जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी में जो है उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की बात भी कही गई है। और उच्च न्यायालय का में कौन से आर्टिकल के तहत, तो 226 के तहत। अगला क्वेश्चन, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शून्यकाल जैसा भी कुछ नहीं होता, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का यह कथन है? मतलब कौन से वो लोकसभा स्पीकर थे जिन्होंने कहा कि शून्यकाल कुछ नहीं होता। लोकसभा में कई सत्र चलते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इस तरह से उन्होंने कहा जो शून्यकाल जैसा मतलब कुछ भी नहीं होता, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ये लोकसभा स्पीकर जब थी तो इन्होंने कहा कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। इस समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक संसदीय प्रक्रिया में नवाचार भारत की देन, मतलब इस पर जो है चर्चा होती है। इसी को इन्होंने कहा, सुमित्रा महाजन ने, शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से अधिक, मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 5 वर्ष तक? तो भारत का जो राज्यपाल, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि कब तक जो है उस राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। इसकी बात जो है आर्टिकल 155 में कही गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछ ले तो 155 मार्क करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत था?
भारत में शहरी जनसंख्या कितना था? 27.78%, 31.16%, 33.24% या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 31.16%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो टोटल आबादी थी वो 121.08 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या और 37.71 करोड़ शहरी जनसंख्या निवास करती थी। इस प्रकार कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% संख्या शहरी क्षेत्रों में थी और लगभग 68.8% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आकलन का कार्य करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्था या वाणिज्य मंत्रालय? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका निर्धारण किया जाता है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर कमेटी का संबंध है बेरोजगारी आकलन से, गरीबी आकलन में, प्रति व्यक्ति आय आकलन में या पर्यावरण मूल्यांकन में? सही जवाब ऑप्शन बी तेंदुलकर कमेटी जो है ये गरीबी आकलन से इसका संबंध है। 2004-05 में गठित तेंदुलकर कमेटी का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। तेंदुलकर कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर थे। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय के सर्वेक्षण में निहित मूल्यों के प्रयोग की पहली बार सिफारिश की थी। इस समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी का 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी लाभ का अर्थ आर्थिक दर में बढ़ोतरी किसका कारण है? स्त्री पुरुष अनुपात में तेजी से ह्रास, यानी ह्रास मतलब होता है कमी, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी या फिर जीवन प्रत्याशा में वृद्धि? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्यकारी जनसंख्या में भागीदारी। जनसंख्या ढांचे में कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी में बढ़ोतरी होने के कारण आर्थिक दर में बढ़ोतरी होती है, जिससे जनसांख्यिकी लाभ या लाभांश कहते हैं। दूसरे शब्दों में जनसांख्यिकी लाभ अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संरचना में जैसे जैसे कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसी अनुरूप आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जनसांख्यिकी लाभ जो है वो कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास कब हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के मतलब बहुत प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री थे। पूछा जा रहा है इन्हें भारत रत्न भी मिला था। पूछा जा रहा है इनका स्वर्गवास कब हुआ? तो इनका जो स्वर्गवास है वो 16 अगस्त 2018 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हुआ। दिल्ली में एम्स में इनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही 16 अगस्त 2018 को इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? भारतीय संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जब ज्वाइंट सिटिंग मतलब होता है, ज्वाइंट बैठक होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर जो होगा वही दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आर्टिकल 118 के अनुसार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल इसके लिए जिम्मेदार है, तो आर्टिकल 118 जिम्मेदार है। उसकी अनुपस्थिति रहने, अगर वो अनुपस्थित है तो अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित है तो फिर इस दोनों का कौन अध्यक्षता करेगा? तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। जबकि संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है। अगर बोला जाए दोनों सदनों का बैठक कौन बुलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा।
ओके, आर्टिकल 118 में यह बात स्पष्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम 2018 का आयोजन किस देश में किया? तो एशियन गेम 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। आपको बताना है एशियन गेम 2026 जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें एशियन गेम जो है हर 4 सालों में एक बार खेला जाता है। 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ, 2022 का आयोजन चीन में हुआ और 2026 का आयोजन जापान में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम 2018 की 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मनजीत सिंह। ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा 2018 का, अगर पूछा भी जाएगा तो 2022 का पूछा जाएगा, जो 19वें नंबर का एशियन गेम था। ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे खिलाड़ी दिया हुआ है और उनसे संबंधित खेल दिया है कि कौन से खेल कौन से खिलाड़ी द्वारा नहीं खेला जाता है। पहला दिया विराट कोहली क्या क्रिकेट खेलते हैं? कौन नहीं जानता कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स, मनजीत सिंह खेलकूद से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉन टेनिस अभी हम लोगों ने देखा था, इन्होंने 2018 में 800 मीटर की दौड़ स्पर्धा जीती थी। विश्वनाथ आनंद का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी को पता है कि विश्वनाथ आनंद जो है वो टेबल टेनिस से नहीं संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद। तो ऑप्शन सी गलत होते हुए भी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा इसमें सही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है, तो विश्वनाथ आनंद के शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्हें शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत जो है वो गेहूं उत्पादन में किस नंबर पे है? तो चीन के बाद भारत द्वितीय नंबर पे आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्था में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे 1999 में स्थापित किया गया था। अगर पूछा जाए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है, जिस तरह ये पूछ सकता है तो दलहन भी तो पूछ सकता है, तो ये भारत के उत्तर प्रदेश के एक जिला कानपुर में स्थित है। तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो सब्जी अनुसंधान संस्था जो है ये वाराणसी में स्थित है, 1999 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र सबसे अधिक सुग्राही निम्नलिखित में से किस रंग के लिए होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा। मानव नेत्र जो होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रूप से हरे रंग को देख पाता है, और सबसे ज़्यादा इसके लिए जो कष्टकारी रंग होता है, मतलब इसको जिसको देखने में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है वो लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाब यूनिट पूछा है। देखिए दाब को पास्कल में नापा जाता है, उष्मा जूल में, प्रेरक को ओहम में नहीं नापा जाता, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर पूछा जाए प्रेरक को किस में मापा जाता है, अगर ओहम में नहीं नापा जाता तो प्रेरक को हेनरी में नापा जाता है। ओहम में किसको नापा जाता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आपके हर कमेंट का मेरे द्वारा पर्सनली रिप्लाई भी किया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर किया करिए। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 124 मेगाबाइट के बराबर होता है। गीगाबाइट जीबी जिसे आप कहते हैं, जो आप लोग नेट में यूज करते हैं, पहले 1 जीबी नेट यूज करने के लिए आप लोग बहुत प्रतिस्पर्धा मतलब बहुत कंजूसी होती थी कि हमारा 1 जीबी नेट खत्म हो जाएगा। अब तो 5G आ गया, अनलिमिटेड हो गया है, उसी को जो है गीगाबाइट कहा जाता है। यह 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि 1024 MB जो है, जैसे जैसे हमारा 1 MB 2 MB खत्म होता था, हम 1 GB के नियरेस्ट पहुंचते थे। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट 124 बाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 124 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 गीगाबाइट 124 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 61 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए यदि 5 क्रमागत और संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्या यानी एक साथ दी हुई हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 विषम दिया है, ठीक है, विषम दिया है तो 4 नहीं होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। दिया है कि अगर इनका जो है औसत 61 है। औसत क्या होता है, इन सारे संख्याओं को जोड़ दो, जैसे 9, 7, 5, 3 और 2, इन सारे संख्याओं को जोड़ दो, उसके बाद जितनी संख्या है उससे बटे कर दो। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इनका औसत जो है 61 पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औसत निकाला गया है, बटे 5 क्यों किया गया है, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसके बाद 10 + 25 यानी कि सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 25, तो 61 × 25 अगर आप करेंगे, सॉरी 61 × अगर आप 5 करेंगे, ये देखिए यहाँ पे औसत निकाल के निकाला गया, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मैथ के आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ को भी स्किप नहीं करना है। एक एक नंबर आपको जो है लाखों स्टूडेंट से पीछे ले जा सकता है। अगर आपका GS GK बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, अदर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको मैथ पे भी 1-2 नंबर का पकड़ बनाना। मैथ बहुत टफ नहीं आता, बहुत बेसिक आता है। जितना अभी तक मैंने PDF डाला, अगर उसके प्रीवियस ईयर ही आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए एक मतलब रास्ता खुल जाएगा, आपको पता हो जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की परिमिति 4x + 8 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है a²। तो इस फार्मूले पे इसको निकाला गया है और इसका सही जवाब निकल के आया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने एक सामान का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है तथा एक निश्चित छूट देता है और 1% घाटा सहन करता है, वह कितना छूट देगा। इसको निकालने के लिए किस मेथड से यहाँ निकाला गया आप देख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी है। माना सामान का क्रय मूल्य 100 रुपये तथा विक्रय मूल्य 110 रुपये है, तो उसके बाद 1% का घाटा होगा और छूट जो है x% की दी जाएगी। उसके बाद इस तरह से इसको रख के इसको निकाल लिया जाएगा, 10% जो है आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होंगे। हमारा GS GK में 30 क्वेश्चन ही आता है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव में बायोलॉजी के जो जूलॉजी और बॉटनी है उसके भी प्रीवियस ईयर हमारे इसी चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से करवाया जा रहा है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे इसी चैनल पे बिहार TRE और KVS NVS के भी क्लासेस कराए जा रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।